आज हम चयन परीक्षा में सोशल साइंस का प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं और इस प्रैक्टिस पेपर में टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके सिलेक्शन के वजह से एग्जाम की वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। 20 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। डेली हमारी प्रैक्टिस सेट चल रही है जिसमें डेली नए क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम की वजह से जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न है, वही प्रश्न कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी सभी प्रैक्टिस पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट आप सभी लोगों को मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, कनिष्क के समकालीन कौन थे? अश्वघोष कंबन नागार्जुन, अश्वघोष नागार्जुन वासुमित, अश्वघोष कालिदास नागार्जुन या कंबन बाणभट्ट अघोष। तो कनिष्क के समकालीन प्रमुख व्यक्तियों में कौन कहला जाता है? सभी को यहाँ पे कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। तो कनिष्क के समकालीन यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो कनिष्क के समकालीन जो कहला जाते हैं वह बौद्ध और दार्शनिक कवि अश्वघोष कहलाते हैं। महायान बौद्ध नागार्जुन कहलाते हैं, अश्वघोष नागार्जुन। और महायान बौद्ध धर्म के संस्थापक नागार्जुन हो गए और बौद्ध विद्वान वसुमित्र। तो अश्वघोष नागार्जुन वसुमित्र, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बौद्ध सबसे पहले जानना है जरूरी है, तीनों चीज़ों को जान लीजिए जो एग्जाम के वजह से महत्वपूर्ण है। बौद्ध दार्शनिक और कवि हमारे कौन कहलाते हैं? अश्वघोष कहलाते हैं। महायान बौद्ध धर्म के संस्थापक नागार्जुन और बौद्ध विद्वान हमारे वासुमित्र कहलाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों द्वारा सेरेंडिप रूप में जो है संदर्भित किया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं कि भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों द्वारा सेरेंडिप के रूप में संदर्भित किया गया था? नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कई बार SC टेट में आया हुआ प्रश्न है, सोशल साइंस में, MP टेट सोशल साइंस में आया हुआ प्रश्न है। तो वही प्रश्न कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है ताकि आपके चयन परीक्षा में आप सभी लोगों के स्कोर बेहतर हो सके। तो यहाँ पे श्रीलंका, अरबों द्वारा भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, जिसे पहले सिलोन के नाम से जाना जाता है, इसको सेरेंडिप कहा जाता था। यह नाम अरबों ने व्यापारियों के माध्यम से भारतीय लोगों से उधार लिया था और श्रीलंका का ही एक प्राचीन नाम है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी प्रश्न पर डाउट नहीं होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन, हर एक डाउट क्लियर होना चाहिए क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। वह मूल्यांकन जो निर्देश की अवधि के दौरान छात्रों की अधिगम प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है योगात्मक, नैदानिक, नियोजन या निर्माणात्मक मूल्यांकन। कौन सा मूल्यांकन कहला जाएगा? तो वह कहलाएगा रचनात्मक। योगात्मक, नैदानिक, नियोजन या निर्माणात्मक या रचनात्मक इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रश्न पर डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से आपका क्या अभिप्राय है? आपके सिलेक्शन में ये प्रश्न पूछ लिया गया तब आपका जवाब क्या होगा कि BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से आपका अभिप्राय क्या होता है? BOD का मतलब क्या होता है? जैविक ऑक्सीजन मांग होती है। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो पानी में सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनको तोड़ने के लिए खपत की जाती है, वो हमारा BOD कहलाता है। तो BOD का यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी लोग समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। जैविक अपशिष्ट द्वारा जल प्रदूषण, हम क्या बोलते हैं? BOD। ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं ना? देखिए अभी आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, आप अभी समय देकर बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप लोग अभी बेहतर प्रिपरेशन कर लेंगे, वादा करता हूँ एग्ज़ाम में आपका स्कोर अव्वल आने वाला है, आपकी चयन परीक्षा सरलता से आने वाली है। बस मेहनत जारी रखिएगा। जैविक अपशिष्ट जल द्वारा इस द राइट आंसर कर लेना है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। किसने परिभाषित किया कि सामाजिक विज्ञान अधिगम और अध्ययन के वैसे निकायों के रूप में शारीरिक और अशारीरिक उत्तेजनाओं की पारस्परिक क्रिया को स्वीकृत करते हैं और सामाजिक संबंध बनाते हैं? जेम्स आई मैकाले, जॉन मेजर या बिनिंग की बात कर रहे हैं? किसने परिभाषित किया है?
ये परिभाषा स्टेटमेंट आना ही आना है, इसलिए अभी से आपको लग जाना है। इस परिभाषा की तैयारी में आपको बेहतर प्रिपरेशन करना है, और बेहतर प्रिपरेशन तभी हो सकता है जब जेम्स हाई का जो पहला ऑप्शन दिया गया है इसको हम सही कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। बढ़ते हैं साथियों आपके अगले प्रश्न की तरफ। हर क्वेश्चन का कमेंट करना है प्रत्येक ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स को जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना। और अगर आप लोग भी अपनी तैयारी को बेहतर करते हैं, 20% और तैयारी पक्की करना चाहते हैं, तो हमारी संस्था का टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है, दिए गए नंबर पे आपको क्या करना है 9630689598 इसमें व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। जैसे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे संस्था द्वारा आपको रिप्लाई मिल जाएगा, डिटेल मिल जाएगा, उसको पढ़ लेना है, समझ लेना है और टॉपर नोट्स आपको प्राप्त कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह शोध जो अवलोकन और परिमित घटनाओं पर आधारित होता है, सिद्धांत या धारणा के बजाय वास्तविक अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, कहलाता है। अनुभविक अन्वेषण, सर्वेक्षण अन्वेषण, प्रायोगिक अन्वेषण या अर्ध प्रयोगात्मक अन्वेषण की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों सिलेक्शन पाना है तो आपका कमेंट सर्वोपरि है। सभी जानते हैं जब शोध जो अवलोकन और परिमित घटनाओं पर आधारित की बात की जा रही है, सिद्धांत धारणा के बजाय वास्तविक अनुभव की बात कर रहे हैं। तो जब वास्तविक की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं अनुभव यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य रोल हो जाता है। वास्तविकता का संबंध अनुभवजनिक अन्वेषण से हो जाता है। तो अनुभवजनिक शोध या अनुभविक अन्वेषण की बात कर रहे हैं। किसी भी प्रश्न पर अगर डाउट है आप लोगों को, बिल्कुल आप लोग बेहतर कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला कि सेलिगमैन के अनुसार नैतिकता और शिक्षा इसमें क्या शामिल होता है? अर्ध सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, शुद्ध सामाजिक विज्ञान या सामाजिक निहितार्थ वाला विज्ञान। देखिए हर प्रकार के हम क्वेश्चन ला रहे हैं क्योंकि आप एग्जाम में नहीं जानते किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, क्योंकि पीवी ऐसे प्रश्न पूछेगा आप अचंभित करेगा। इसलिए हम हर प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि हमें सिलेक्शन दिलवाना है। इस फैमिली से हमें सिलेक्शन पाना है, टीटी फैमिली से सिलेक्शन पाना है। तो आपको सिलेक्शन पाना है तो हर प्रकार के प्रश्नों को हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे रास्ते में कंकड़ पत्थर, अच्छी रोड, खराब रोड भी आती है, गड्ढे भी आते हैं, पानी भी आता है, उसी प्रकार से प्रश्न को हर प्रकार से हमें प्रिपेयर रहना है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। तो राइट आंसर क्या होगा? सेलिगमैन के अनुसार नैतिकता और शिक्षा इसमें क्या शामिल हो जाते हैं? अर्ध सामाजिक विज्ञान इज द राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन से एक नाटक प्ले नहीं है? नाटक प्ले जो होते हैं ना, उनमें से बताना कौन सा नहीं है। नेगेटिव पूछा गया है और नेगेटिव 4-5 प्रश्न तो आना तय है। तो भास द्वारा प्रतिज्ञा और योगंध रायणम की बात करेंगे, हाल द्वारा सप्तशती, भावभूत द्वारा उत्तर रामचरित, सूदक द्वारा मृच्छकटिका। एक नाटक प्ले है, इसमें से जो नेगेटिव दिया गया है वो आपको बताना है। तो नेगेटिव इसमें दिया गया है कि हाल द्वारा सप्तशती, ठीक है ना, सप्तशती। तो ये जानना बहुत ज़रूरी आप सभी के लिए कि सप्तशती नाटक के प्ले कौन है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। सप्तशती के नाटक किसने प्ले किया? दुर्गा सप्तशमी का पाठ नाटक प्ले नहीं है और मार्कंडे पुराण का अंश होता है। हाल द्वारा सप्तशती नहीं है, ये भी जान लीजिएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव आपका हो जाएगा। बाकी जो देखिए भास द्वारा प्रतिज्ञा की गई है, बहुभूत द्वारा उत्तर रामचरित और शूद्रक द्वारा मृच्छकाटिका, ये प्ले किया गया है। ये प्ले की बात कर रहे हैं जो नाटक प्ले करते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानक समुद्री स्तर का दाब मिलीबार में क्या होता है? 1000 मिलीबार, 1100, 1013.25, 1025 मिलीबार। कितनी मिलीबार होता है? देखिए समुद्र मानक दाब स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, इसमें कितना होता है? 1013.25 मिलीबार होता है। ये एक मानक वातावरण के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर के रूप में भी होता है। और ये जो दबाव होता है 760 मिलीमीटर पारे होता है और 14.70 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। और जो ये दिया गया है मिलीबार, ये कितने में होता है? हेक्टोपास्कल इसको बोलते हैं। 1013.25 मिलीबार हेक्टोपास्कल के बराबर होता है। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न आए आपसे बनना चाहिए क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया?
सिंपल सी बात है, शन वाले प्रश्न आएंगे। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, अर्थात इसको शॉर्ट रूप में हम NHRC बोलते हैं, इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। कब किया गया था? 12 अक्टूबर 1993, याद रखें। इसके तहत की गई, जिससे इसे वैधानिक आधार प्रदान किया गया है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। और इसका उद्देश्य है कि संविधान द्वारा गारंटीकृत अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निहित जो मानवाधिकार होती है उनकी रक्षा और संवर्धन करना होता है। 1993 याद रखिएगा, सिलेक्शन किधर से इम्पोर्टेंट है। सामाजिक विज्ञान को एक मुख्य पाठ्यक्रम हिस्सा क्या होना चाहिए? गहन सोच को विकसित करने में मदद करता है, मानव व्यवहार से संबंधित होता है, विश्व की जागरूकता को विकसित करता है, देश को विकसित करता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आप तो जानते हैं भैया, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि सामाजिक विज्ञान का मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा वही होता है जिसमें गहन सोच विकसित करने में मदद करता है। सोशल साइंस, जो हमारे आसपास के इर्द गिर्द होता है, जो बीत चुका है, जो आने वाला है, जो हो रहा है, वही तो सोशल साइंस है आपका। सोशल मतलब सोसाइटी, आसपास के वातावरण का विज्ञान। अगला प्रश्न है, जनरल टिकट प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, त्रिसदस्य निर्वाचन सदस्य, द्विसदस्य निर्वाचन क्षेत्र या एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर होगा? जनरल टिकट प्रणाली का दूसरा नाम, तो इतना तो आप सभी लोग जानते हैं, जनरल प्रणाली का दूसरा वो होता है अनारक्षित टिकट बोलते हैं, अनरिजर्व टिकट बोलते हैं। और इसका और भी नाम होता है, जो ये आपके एमपीटेड वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र बोला जाता है। अगला जो प्रश्न है और भी इम्पोर्टेंट है कि परिचर्चा पद्धति को किस नाम से जानते हैं? परियोजना, पूर्णतावादी, शुक्राती या क्रियाकलाप? परिचर्चा पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? परिचर्चा पद्धति को किस नाम से जानते हैं? ये भी आया हुआ प्रश्न है, ये भी रिपीट हो सकता है। परिचर्चा पद्धति को किस नाम से जानते हैं? 1 2 नहीं 5 बार रिपीट करना हो तो रिपीट करूँगा, आपके सिलेक्शन के लिए, आपको माइंड के मेमोरी में सेव कराने के लिए। और जब भी परिचर्चा पद्धति की बात होगी, एक नाम आपके दिमाग में आएगा, वह होगा सुकराती पद्धति। जी हाँ साथियों, जो यूनानी दार्शनिक सुकरात से संबंधित कहलाता है, ये एक शिक्षण पद्धति है जिसमें शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछकर संवाद के माध्यम से उन्हें विषय से जोड़े रखता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के भीतर झांककर स्वयं के व्यवहार का अवलोकन कहलाता है? सर्वेक्षण, प्रयोग, अंतरावलोकन या मूल्यांकन? किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के भीतर झांककर, उसे अंतरावलोकन कहते हैं, या अंतरावलोकन के साथ आत्मावलोकन भी प्रश्न ऑप्शन आ सकता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के रूप में शिक्षा इस दृष्टि से संबंधित होती है? किससे दृष्टि से संबंधित हो जाएगी? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किनमें से कौन सामाजिक परिवर्तन के रूप में शिक्षा इस दृष्टिकोण से संबंधित है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, जैक रूसो या पाउलो फ्रेरी? चारों महत्वपूर्ण हैं, चारों ऑप्शन एकदम कह रहा भैया मैं सही हूँगा, बी कह रहा मैं सही हूँगा, सी कह रहा मैं सही हूँगा। और ये MSTT सोशल साइंस 2019 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो सामाजिक परिवर्तन के रूप में दृष्टिकोण से जो संबंधित हो जाता है वह कब? पाउलो फ्रेरी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यह फेरी एक शिक्षक थे, इन्होंने दुनिया के बारे में लोगों की धारणा का विस्तार किया, उनकी इच्छा को पोषित किया, मानवीय पीड़ा के कारण परिणामों के बारे में उनकी जागरूकता को प्रबुद्ध किया। आइए साथियों बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक चार्टर जारी किया? एलिजाबेथ, जेम्स या चार्ल्स? देखिए, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी, देखिए यहाँ पे प्रथम, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड लिखा हुआ है, हमने ध्यान नहीं दिया। यही जल्दबाजी में नहीं करना एग्जाम में, आपको ध्यान देना है। एक डंडे, दो डंडे या प्रथम सेकंड का प्रतीक होते हैं। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक जो चार्टर जारी किया, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम।
कब किया गया था? 31 दिसंबर 1600 को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही चार्टर प्रदान किया गया, जिससे उसे पूर्व के साथ व्यापार करने का विशेष अधिकार मिला था। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान या मोहम्मद बिन तुगलक? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, अगर ये प्रश्न आता है तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दोनों ने मिलकर किया था। उस समय दिल्ली का मोहम्मद बिन तुगलक का शासन हुआ करता था। अगला जो प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमकेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, बिपिन चंद्रपाल या लाला लाजपत राय? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, सभी लोग बताइए। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं भी पूछा जाए आपको एक ही ऑप्शन करना है, व्योमकेश चंद्र बनर्जी। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। कब हुए? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बम्बई में हुआ था। इसमें 72 प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे और व्योमकेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न देखिए, किसने टिप्पणी की कि हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारी शैक्षिक मशीनरी की सबसे कमज़ोर कड़ी है और इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है? किसने टिप्पणी की? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इन्होंने टिप्पणी की थी कि हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक तंत्र की सबसे कमज़ोर कड़ी बनी हुई है और इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। और इस प्रैक्टिस पेपर का 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अन्वेषण आधारित अधिगम शिक्षा के किस दर्शन पर आधारित है? यथार्थवाद, आदर्शवाद, आश्रितवाद या प्रकृतिवाद? आज का जो हमने क्वेश्चन किया बहुत ही अलग लेवल के हमने किया है। एक सिलेबस से थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर सिलेबस के अकॉर्डिंग तो है ही नहीं है, बहुत सारे कमेंट आएंगे, मुझे पता है आ भी गए होंगे, लेकिन याद रखिएगा एग्ज़ाम जैसे पीबी में होते हैं, एमपी टेट में जैसे एग्ज़ाम में होते हैं, अगर सिलेबस के तरह एग्ज़ाम होते तो आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन पीबी यही तो घुमा फिरा के करता है और वही चीज़ें हम करेंगे। एक कदम हमें आगे चलना है सिलेक्शन पाने के लिए। तो अन्वेषण आधारित अधिगम शिक्षा के किस दर्शन पर आधारित हो जाता है? तो सभी लोग जानते हैं प्रकृतिवाद की बात की जाती है। जी हाँ साथियों, प्रकृतिवाद की बात की जाती है, तो ये आप सभी लोग जानते हैं, तो प्रकृतिवाद इज़ द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे मित्र सभी लोग बताइएगा, जो हमने ये 20 क्वेश्चन किए हैं, ये 20 क्वेश्चन में आप लोगों का आंसर कितना सही आया है? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। जितने ईमानदारी, चाहे 10 आएँ, चाहे 5 आएँ, चाहे 20 में 20 आ जाए, आपको कमेंट कर देना है। चाहे 20 में 1 सही हो तो कमेंट कर देना है, 0 सही हो तो कमेंट करना है। जो कमेंट करेंगे वही सिलेक्शन पाएंगे, क्योंकि वो कमेंटेड यहाँ पे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और वही मेहनत करेंगे, वही तैयारी करेंगे, वही सफलता पाएंगे और बाकी तैयारी बिल्कुल चलती रहेगी। क्लास ज्वाइन करते रहिएगा। मिलते हैं साथियों आपकी अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।